नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज गांधी जयंती है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज चर्चा इस कार्यक्रम में हम इस बात पर करेंगे कि गांधी जी का जीवन, उनकी राजनीति और उनका दर्शन यह आज भी प्रासंगिक है। 21वीं सदी में जहाँ राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर भारत जिस मकाम पर पहुंच गया है, वहां गांधी जी के गुजर जाने के लगभग 7 दशकों के बाद ऐसी कौन से सबक हैं जो हम उनसे ले सकते हैं, उनके जीवन से ले सकते हैं, उनके दर्शन से। स्वच्छता अभियान में गांधी जी एक संकेत के तौर पर देखे जा रहे हैं। गांधी टोपी का भी हमने देखा है कि कुछ समय पहले से काफ़ी चलन चला, लेकिन क्या सिंबल से बाहर आकर हम महात्मा को देख पाए हैं या देख सकते हैं? क्या गरीबी दूर करने, गरीबों को सम्मान देने, नैतिकता के साथ राजनीति करने और आज के दौर का सबसे अहम सवाल सांप्रदायिकता पर काबू पाने में हमें गांधी जी के दर्शन दिशा दिखा सकते हैं? मेरे साथ खास पैनल में 2 जाने माने इतिहासकार मौजूद हैं और भी कई खास मेहमान मौजूद हैं। सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं और थिंकर्स हैं। फिलहाल आदित्य मुखर्जी हैं मेरे साथ, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। दूसरे खास मेहमान, दूसरे बड़े इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप महापात्रा मौजूद हैं, जो कि वकील होने के साथ साथ आरएसएस के थिंकर माने जाते हैं। हिलाल अहमद हैं, फेलो हैं सीएसडीएस में, इतिहास के छात्र भी हैं। और साथ ही मेरे साथ सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट, हम सबके जाने माने कुलदीप नैयर साहब भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर सलील मिश्रा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी को, उनके पूरे जीवन को, उनकी राजनीति को एक आदर्श मानते हैं, लेकिन गांधी को सपोर्ट ना करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल आज के दौर में अगर हम देखें, जो अहम सवाल हमारे सामने उठ रहे हैं, उसमें क्या हम सिर्फ गांधी को सिंबल्स के तौर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं? आरफा, काफ़ी हद तक आपकी बात सही है कि स्वतंत्र भारत में गांधी को कुछ प्रतीकों, कुछ सिंबल्स में रिड्यूस कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग जिस तरह जो गांधी की अपनी विचारधारा और राजनीति थी उसके बारे में नहीं जानते हैं और आज उसकी प्रासंगिकता भी नहीं जानते हैं। कम समय में सिर्फ 2 बातों पर मैं जोर डालना चाहूँगा। पहली बात, जो जिसकी कि आज बहुत ज़रूरत है 21वीं सदी में, पहली बात तो अहिंसा पर। गांधी का ये मानना कि दुनिया का बड़े से बड़ा संघर्ष, बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़े से बड़ा टकराव, उसको नॉन वायलेंट, अहिंसक तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि अगर हिंसक तरीके से किया गया तो जैसा गांधी ने कहा, एन आई फॉर एन आई कैन मेक द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड, फिर लगभग सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो अहिंसा आज हमारे लिए बहुत बड़ी, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। ये पहला संदेश था। और दूसरा है जिसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि बहुत सारे संघर्ष, लड़ाइयाँ, टकराव वो जीत और हार के लिए ना हो, बल्कि किसी ना किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग, समझौता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो। तो गांधी का बेसिक फोकस जो था वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे होता था, ना कि किसी जीत और हार जो कि तात्कालिक होती है उस पर होता था। और गांधी ने कहा भी कि एन ऑनेस्ट सत्याग्रही मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट पैक्ट को एक रेजोल्यूशन और एक बेहतर चीज के रूप में प्रस्तुत करना। मुझे लगता है कि आज की दुनिया जो कि टकराव के, जिसमें कि बहुत सारा संघर्ष, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वायलेंस की संभावनाएं हैं, ऐसी दुनिया को इन 2 प्रिंसिपल्स की बहुत सख्त जरूरत है, अहिंसा की और एक बेहतर सेटलमेंट पैक्ट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। और इन दोनों ही जो हैं, इनके लिए हमें गांधी के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि गांधी से बेहतर इनका प्रचारक और कोई नहीं है। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, आपका क्या मानना है? जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते थे, जो गांधी ने सोचा था, जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज खासकर, और ये हम बात कर रहे हैं दादरी के बाद की दुनिया में, दादरी के बाद के भारत में हम बात कर रहे हैं, जहां किसी को किसी भी बात के लिए आज मारा जा सकता है। मैं चाहती थी कि सांप्रदायिकता पर हम बाद में बात करें, लेकिन चूंकि मुद्दा उठ ही गया है कि एक ऐसा भारत जो कि प्लूरल है, जो प्लूरलिटी में यकीन रखता है। और ये भी कहा जाता है, इतिहासकार ये भी मानते हैं कि गांधी दरअसल वो पहले नेता थे भारत के, आज़ाद भारत से पहले, जिन्होंने इंक्लूसिव इंडिया की बात की, एक ऐसा भारत जो समावेशी हो। ये कहना तो गलत होगा। गांधी जी ने सब कुछ नहीं क्रिएट किया, बहुत बड़े लीडर थे, पर गांधी जी ने वो एक रिफ्लेक्ट किया जो भारत के नेशनल मूवमेंट का जो था, ये जो इंक्लूसिवनेस जिसको कहते हैं, कि जो इमेजिनेशन ऑफ इंडिया था नेशनल मूवमेंट का, वो ये था कि इट विल सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। अनलाइक इन यूरोप में नेशनलिज्म बनता है एज होमोजेनस। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक होमोजेनस फ्रांस बनाता है, जर्मनी, इटली होमोजेनस। इंडिया का इमेजिनेशन बिल्कुल अलग था और वो 19th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसको गांधी जी आगे ले गए। परंतु आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि दादरी के बाद के भारत, इस वक्त गांधी जी की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने कहा कि एक मंत्र जो सबको पढ़ना पड़ेगा है, 4 आने की मेंबरशिप देनी पड़ेगी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास करना पड़ेगा और अहिंसा में। और ये इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि जब आपको मालूम है जिस दिन आज़ाद हुआ भारत, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, गांधी जी को कलकत्ते में बुलाया गया था कि वहाँ पे राइट्स होने वाले थे और वो वहाँ पे अकेले, उसको माउंटबैटन ने कहा कि 1 मैन आर्मी जो कि वो रोक सकता है, बाउंड्री फोर्स। तो और 46 में भी जब सारा ये ट्रांसफर ऑफ पावर की बातचीत हो रही है, जो सबसे बड़ा लीडर भारत का नेशनल मूवमेंट का, वो ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशन में गांधी जी नहीं थे, वो नोआखाली में बैठे हुए हैं गांव में। 4 महीने उन्होंने वहां पे गुजारे हैं। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था तो अहिंसा और ये जो सेक्युलरिज्म, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस दोनों मामलों में अब हम बिल्कुल गलत रास्ते में जा रहे हैं। बात बात में लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं। इंक्लूसिवनेस, टॉलरेंस, जिसकी हम कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया से, इनफैक्ट इट इज ट्रू, एंशिएंट इंडिया से भारत का जो ट्रेडिशन रहा है वो रहा है ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ टॉलरेशन, एक्सेप्टिंग डिफरेंस, कि तो आप अलग किस्म के हैं तो चलो हमें मंजूर है। यहाँ तो हम कहते हैं आप ये क्यों खा रहे हैं, आप वो क्यों पी रहे हैं, तो हम आपको मार देंगे जान से। ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। और एक बात सिर्फ छूट गई, नहीं आपने मेंशन किया था, तीसरी बात गांधी जी को बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था अंत्योदय। बिल्कुल, लास्ट मैन, द पोरेस्ट, गरीब की तरफ आप अपनी नजर मोड़िए। मैं आती हूं, पहले चाहती हूं कि पॉइंट वाइज, जीरो हो गए आजकल। मैं चाहती हूं कि हम बिंदुवार तरीके से बात करें। कुलदीप नैयर साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। कुलदीप नैयर साहब, ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जिसको यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि दादरी के बाद का भारत है, जहाँ पर 21वीं सदी में हम मंगल पर पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर किसी के खाने पीने या कोई भी वजह के तहत कोई भी मारा जा सकता है, या कोई भी एक ऐसी उन्मादी भीड़ आ सकती है जो आपसे आपके जीने का अधिकार छीन सकती है। ऐसे में आप जो गांधी की आइडियल्स हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं? किस तरह से हम वापस गांधी का सिर्फ चश्मा नहीं, गांधी के सिर्फ कपड़े नहीं, उनकी सिर्फ टोपी नहीं, उनके सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को किस तरह से वापस लाएं? ये आदर्श तो तभी आ सकते हैं जब ये पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स कम करेंगी और कोई पॉलिटिक्स में मोरालिटी लाएंगी। अब क्या हुआ है कि मोरालिटी पॉलिटिक्स से ख़त्म हो गई है। पहले मोरालिटी एक बहुत हिस्सा था पॉलिटिक्स का, लेकिन अब ख़त्म कर दिया। तो गांधी जी ने यही तो सिखाया हमें कि ये जो पॉलिटिक्स करते हो, या जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ऐसे हथकंडे मत इस्तेमाल करो जो कि मीन्स गलत हो। उन्होंने कहा करते थे, इफ योर मीन्स आर विशिएटेड योर एंड्स आर बाउंड टू बी विशिएटेड। तो आज के जो मैं पॉलिटिक्स में देखता हूँ, वो तो मारा मारी, काटा काटी, पैसा पासी, पावर, सब कुछ, लेकिन ये त्याग नहीं है। आज अगर ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टियों में या लीडरों में ऐसी है कि त्याग की आदत डालिए और ये मिलजुल के, भाई चाहे वो किसी किस्म के ख्यालात को हो, एक कंसेंसस हमने बनानी है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों में, ताकि हिंदुस्तान जो है हमारा वो सबसे ऊंचा है। हम सब हिंदुस्तान के हैं, कोई हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हम कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान सबसे है। और हिंदुस्तान को एक ही मैसेज है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जा सकता है तभी जब गांधी जी का एक असूल के कंसेंसस और पॉलिटिक्स में मोरालिटी हो। लेकिन कुलदीप नैयर जी, जो रेकन्सिलिएशन का था, जो सद्भावना की उन्होंने बात की, किस तरह से दो समुदाय साथ आए, क्या उनकी टेक्निक थी, क्या उनके तरीके थे जो हम वापस ला सकते हैं? देखो, अब यही तरीका था कि भाई वो प्रार्थना सभा जिसमें मैंने बहुत अटेंड किए, वो यही कहा करते थे। हम लोग जो पाकिस्तान से आए थे तो हमें कहा करते थे, मुझे पता है कि शरणार्थी जो हैं बहुत दुख पीड़ित हैं, सब कुछ है, लेकिन याद रखो कि हमने भारत को इसलिए आज़ाद किया था कि यहाँ पे चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब हिंदुस्तानी हैं और सबका ख्याल रखा जाएगा। सबकी सब एक ही रस्सी में पुने हुए हैं। चाहे एक बाग है, उसमें गुलदस्ते तरह तरह के फूल हैं, बाग एक ही है। और हिंदुस्तान में यही एक वो मैसेज देते थे कि भाई जो भी मर्जी आप करो, लेकिन भारत या हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है और हम उन्हें गर्व होना चाहिए, और कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि भारत को ठेस हो।
संदीप महापात्रा जी, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से हम देख रहे थे आज़ादी से पहले भी जो हमारे जो नेशन बिल्डर्स कहे जाते हैं, गांधी, आज़ाद, नेहरू, पटेल, इन सब के बीच में भी बहुत डिफरेंसेस थे। ऐसा नहीं है कि इनका जो है वो एक ही विचार था भारत को लेकर, बल्कि आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए इसको लेकर भी हम जानते हैं, भगत सिंह से लेकर और तमाम जो हमारे नेशन बिल्डर्स थे उनमें अलग अलग तरह के विचार थे। लेकिन किसी ने किसी के साथ किसी को मारा नहीं या उनके साथ वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया। आज के भारत में जब सब कुछ हमारे पास है और हम ये कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए, हम तो सुपर पावर बन गए हैं, डिजिटल इंडिया में हम दाखिल हो गए हैं, लेकिन हम सिर्फ किसी को अलग विचार रखने के लिए उसे ज़िंदा नहीं रखने देना चाहते, अलग तरह की उसकी फूड हैबिट्स होने की वजह से हम उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। नहीं, मैं दो बात कहूँगा यहाँ पे। आपने डिजिटल इंडिया की बात कही, मैं कहूँगा कि आज के समय में इतना सिनिकल नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि विकसित भारत का प्रतीक है डिजिटल इंडिया। मैं अपना विषय रख रहा हूँ, सिनिकल इसलिए नहीं होना चाहिए। दादरी में जो कांड हुआ, जो दुर्घटना कह लीजिए, घटना कह लीजिए, बहुत दुखद घटना है। उसका जितना निंदा की जाए, जितना भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन उसको लेके जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस देश में न्याय व्यवस्था है, इस देश की न्याय व्यवस्था को आज पूरे विश्व में लोहा मानते हैं। न्याय व्यवस्था में अगर आपको विश्वास है तो न्याय को अपने काम करने दीजिए, उसकी राजनीतिकरण ना करने दीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सबसे बड़ी विडंबना जो पोस्ट इंडिपेंडेंट भारत की, हिंदुस्तान की रही है, गांधी जी के सरनेम को अप्रोप्रिएट करने के लिए लड़ाई लगी। बहुत सारे लोग थे जो गांधी सरनेम को लेके अपनी राजनीति साधना किए और अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा किए। किसी ने गांधी जी के जो ट्रू लेगेसी है उसके बारे में सोचा नहीं। इसलिए जैसे सलील जी ने कहा कि केवल कुछ सिंबोलिज्म के कारण या सीमित रह गए क्या, एक प्रश्न आता है। आज के समय में आज हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत का जो एक नारा दिया, और गांधी जी का आपको अगर याद होगा उन्होंने ये कहा था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। लेकिन पिछले 70 वर्षों में किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था कि स्वच्छता अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उसके बाद खादी के लिए हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि खादी उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो गांव तो अलग ही पड़ गया। नहीं, मैं बिंदुवार तरीके से इन मुद्दों पे आना चाहती हूँ। पहले बात करते हैं गांधी और सांप्रदायिकता। किस तरह से गांधी ने सांप्रदायिक, जानते हैं हम कि इस वक्त का भारत से तो कहीं बदतरीन था उस वक्त का भारत, जब आज़ादी के वक्त जब बात हो रही है कि 4 महीने तक गांधी जी को वहाँ रहना पड़ा, जब वहाँ दंगे खत्म करने के लिए उन्हें उपवास रखना पड़ा। उस दौर से तो बेहतर दौर में हम हैं, उसके बावजूद भी क्यों इतना संघर्ष नजर आ रहा है समुदायों के बीच में? हम सांप्रदायिकता को खत्म करने में कैसे गांधी का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले बात यह है कि जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति इस देश में भारत की स्वाधीनता के बाद हुई है, वो वोट बैंक की राजनीति अभी भी चल रही है। जब तक वोट बैंक की राजनीति इस देश में चलेगी, सांप्रदायिक ताकतें या सांप्रदायिक प्रॉब्लम जो हमको फेस करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, उसका केवल मात्र एक ही सॉल्यूशन जो मेरे को लगता है कि जात पात की राजनीति से, सांप्रदायिकता की राजनीति से अगर हम भारत के लिए सोचें, भारत की अच्छाई के लिए सोचें, तभी जाके सांप्रदायिकता खत्म हो। कैसे होगा वो? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो संकीर्ण मनोभाव है, आज अगर आप देख लें कि यहाँ पे सांप्रदायिक बात अगर हम करते हैं कि यहाँ पे 2 समुदाय हैं, एक कह लेते हैं मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी में भी अगर देखेंगे, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा माइनॉरिटी जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट बिल्कुल पॉपुलेशन है, क्या केवल वोट बैंक होके ही रहना है क्या उनको एक ऑल्टरनेटिव नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को ही सोचना है। जी, माइनॉरिटी को सोचना है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हीं को सोचना है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनको फिर से सोचना चाहिए कि अपने को कैसे देखना चाहते हैं। नहीं, जिस तरह घटना से आप इसको लिंक मत करिए। मैं एक लार्जर पिक्चर में पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि पिछले 6 दशकों में क्या हुआ है। केवल एक मात्र वोट बैंक के नाते से यूज होना और बार बार यूज होना कहाँ तक जायज है? बिल्कुल। हिलाल अहमद, ये बताइए कि फिलहाल दादरी से रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं। दादरी एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है, ऐसा नहीं है कि आज की डिबेट में उसी पर बात होनी थी, लेकिन चूंकि सांप्रदायिकता का जिक्र हो रहा है कि वहाँ रिमोर्स नहीं है, लोगों को बहुत अफसोस नहीं है। कई टेलीविजन और अखबार की रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही हैं। न जाने ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि उसी घर में त्यौहार मना के आए थे कुछ लोग, उसी गाँव के। इस तमाम दौर में जिसमें हम इस तरह की जो है मानसिकता देख रहे हैं, इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को डील करना चाहिए? गांधी को प्रतीकों से बाहर निकाल कर कैसे असली ज़िंदगी में लेकर? नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि प्रतीकों से बाहर निकालना चाहिए। प्रतीक बहुत ज़्यादा राजनीति में इंपॉर्टेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात से भी बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ कि हम ये कह दें वोट बैंक की राजनीति। भाई, हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है और जिसमें वोट डालने का अधिकार है और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। या तो इतनी आदर्शवादी बातें नहीं करनी चाहिए जिनका कोई मूल्यांकन हम नहीं कर सकते।
इसके बरक्स आपका सवाल जो है वो दो तरह का सवाल है। पहली बात कि आज गांधी की प्रासंगिकता सांप्रदायिकता को डील करने में है कि नहीं है, मुझे लगता है कि है, लेकिन हमको उसको उस आदर्शवाद से नहीं, ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, इस नए समाज को देखना चाहिए। जिस नैतिकता की बात बार बार हो रही है, आखिर वो इस समाज की नैतिकता क्या है? क्योंकि हर समाज की नैतिकता बदलती रहती है। जिस समाज में गांधी थे उसकी नैतिकता अलग थी, इस समाज में आज हम हैं तो आज नैतिकता बदल गई। एक ज़माने में सेक्सी शब्द जो था गाली थी, आज सेक्सी शब्द जो है वो हर कहीं बोला जाता है और एक्सेप्टेबल है। तो आज के दौर में जो नैतिकता की परिभाषाएं होंगी वो नए तौर पर गढ़नी पड़ेंगी। आज की सांप्रदायिकता को हमें दूसरी तरीके से देखना होगा। और जहाँ तक दादरी की समस्या का जो दुर्घटना घटी, मैं उसको एम्फेसिस देना चाहूँगा, जो दुर्घटना घटी वो एक मानसिकता को बताती है। वो ऑर्गेनाइज है या नहीं, इस पे बाद में जाएंगे। ये मानसिकता क्या है कि एक तरीके का माहौल बनाया गया, जिस माहौल में इतना पोलराइजेशन हो गया कि एक छोटी सी खबर से आप किसी व्यक्ति को मारने चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सवाल नैतिकता से ज़्यादा बड़ा सवाल उस मानसिकता बनाने वाले माहौल से है, और उसको दूर करने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी को, जैसे आप कह रही हैं कि हमें क्रमबद्ध तरीके से समाज और राजनीति में कैसे बांटेंगे इन जिम्मेदारियों को आप? देखिए, जिम्मेदारियां जैसे पॉलिटिकल क्लास जो है वो अपनी नैतिकता को खुद तय करे। हम बराबर ये कह रहे हैं कि आखिर पार्लियामेंट में होता क्या है, चीख चिल्लाट और एक दूसरे पर माइक फेंकने के अलावा भी एक पॉलिटिकल, जिसे कहा जाता है कि पॉलिटिकल मोरालिटी के गठन की ज़रूरत है। जहाँ तक समाज की बात है, समाज एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हमको ये देखना पड़ेगा कि जिन समुदायों में ये बात हो रही है उनके कम्युनिकेशन कैसे हैं। ये इतने बड़े बड़े डिस्कशन हम नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको बिल्कुल नीचे जाकर ज़मीनी स्तर पर ना देखें। जो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आखिर गांधी क्या कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ पावर में उनकी कोई रुचि नहीं है, वो जमीन पर जाकर देखना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि असली पावर जो है वो संसद में नहीं है, संसद के बाहर है। आप वहां जाइए, वहां जाकर देखिए कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। तो अगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ऊपर से देखकर, ऊपर के बड़े सवालों से देखकर नीचे से जवाब तलाश करना चाहते हैं, लेकिन जवाब तलाश करने के लिए हम नीचे के सवालों को नहीं देख रहे हैं कि आखिर जिस समाज में ये घटना घटी है वहां पर सवाल बना क्या है, किस तरह का सवाल बना है। बिल्कुल। प्रोफेसर ललित मिश्रा, मैं ये नहीं चाहती कि ये बहस दादरी की घटना तक सिमट के रह जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल पूछना, क्योंकि जिस दौर में गांधी थे उस दौर में भी काउ स्लॉटर का सवाल था, उस दौर में भी गौ रक्षा समितियां थीं, उस दौर में भी गौ हत्या को लेकर दंगे होते थे। किस तरह से गांधी जी ने इस पूरे मुद्दे को संभाला? गांधी जी से बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति तो शायद ही मिलता हो, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से उन्होंने समुदायों के बीच में समरसता रखते हुए इस मुद्दे को भी अपनी जगह रखा? बहुत संक्षेप में, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये एक स्थानीय घटना नहीं है और इसको राष्ट्रीय राजनीति से पूरी तरह से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दोनों के बीच में एक तारतम्य है और ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, जटिल मामला है। जहां तक गांधी का सवाल है, गांधी का मानना था कि गौ हत्या का मामला, म्यूजिक बिफोर मॉस्क का मामला, ये मसले सेंट्रल नहीं है, बल्कि ये कम्युनल एनिमोसिटी से निकल के आते हैं। ये मैनिफेस्टेशंस हैं, ये बेसिक कॉज नहीं है। अगर आप बेसिक कॉज पे काम करेंगे, अगर आप हिंदू मुस्लिम हार्मनी पे काम करेंगे, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ संवाद बनाएं, एक दूसरे के साथ बात करें, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी करें, लेकिन कम्युनिकेशन के चैनल उनके बीच में बने रहें, तो ये बाकी चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इसीलिए गांधी की गाय में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन वो गोरक्षणी सभा को बहुत प्रमोट नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि ये गोरक्षणी सभा नहीं है, ये गोभक्षणी सभा है, काउ किलिंग सोसाइटी है, इसलिए कि अपनी इंट्रांसिजेंस और अपनी इंसिस्टेंस से ये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हैं कि सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह बढ़ते हैं, और फिर जब भी एक कोई अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी आती है तो हिंसा भड़क उठती है। इसलिए गांधी हिंसा को एक मैनिफेस्टेशन की तरह देखते थे और उनका मानना था कि बेसिक कॉज है अलग अलग समुदायों के बीच में संवाद रहे, डायलॉग रहे, कम्युनिकेशन रहे, छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट भी रहे, लेकिन उस लेवल पे अगर चीजों को देखा जाएगा तो फिर हिंसा और इस तरह के मैनिफेस्टेशंस को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि आज के भारत में भी यही एक रास्ता है एक बेहतर सेक्युलर समाज बनाने का। मसला सिर्फ धर्मों के बीच में भेदभाव होने का नहीं है, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशंस का भी है, धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह हैं, उनको भी दूर करने का है। और एक बार को वो दूर होंगे तो बेहतर कम्युनिकेशन बनेगा, बेहतर संवाद बनेगा, बेहतर डायलॉग बनेगा, फिर हम हिंसा को आसानी से हम निपट सकते हैं। यानी कि वही आप कह रहे हैं बात जो हिलाल अहमद कह रहे थे कि किस तरह का कम्युनिकेशन है वहाँ समुदायों के बीच में एक स्थानीय स्तर पर, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। आप इस पर रिएक्ट करना चाहते थे? देखिए, गांधी जी और गाय का जो काउ प्रोटेक्शन की बात है, गांधी जी ने यहाँ तक भी कहा है कि वो हिंदू जो केवल मंत्र उच्चारण करना ठीक से जानता है, वो हिंदू जो सुबह उठ के पूजा पाठ करता है, वो सही हिंदू नहीं है। वो हिंदू जो गाय को प्रोटेक्ट करता है, गो रक्षा करता है, वो सही हिंदू है। कहने का तात्पर्य है कि गो रक्षा एक ऐसा विषय है जो
भारतवर्ष में बहुत वर्षों से चला आ रहा है। और आज के समय में भी अगर आप देखेंगे 29 में से 25 स्टेट्स ने काउ स्लॉटर बिल पास किया है। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं, हम बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ये गोरक्षा की जब बात आती है संविधान में भी लिखा हुआ है। गोरक्षा कौन करेगा? वो कह रहे हैं कि गोरक्षा समितियां थीं। उसी विषय पे आ रहा हूं मैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वाकया जो अभी दादरी में हुआ है, ये पहले बार ऐसा नहीं हो कि हिंदुस्तान में हुआ है, तो इसको प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके साथ लिंक करना मेरे समझ से ठीक नहीं है। कारण हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनना चाहिए, मुद्दे और उठ जाएं। जी हाँ, आखिरी आपसे रिएक्शन इस मुद्दे पर ये कि मुगलों के वक्त में भी गौरक्षा को लेकर मुद्दे उठे थे, गांधी के वक्त में भी उठे, आज के वक्त में भी उठ रहे हैं। देखिए, मैं जो रिएक्ट करना चाह रहा था वो इस बात पर करना चाह रहा था कि गांधी की किताब है हिंद स्वराज, और गांधी ने कहा कि आपको अगर मेरी 2 राइटिंग्स मिलें, एक पुरानी और एक नई, जो ज़्यादा नई हो आप उसको मानना, पुरानी वाली मैं छोड़ता चला जाता हूँ। लेकिन हिंद स्वराज के बारे में गांधी ने ये कहा कि कभी भी मैं इस किताब में लिखे एक एक शब्द से अपनी अंतिम समय तक वो सहमत रहे। उसमें एक सवाल उठाया जाता है और वो आज बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है कि गौ रक्षा की बात जो है वो गाय को बचाने, लेकिन गाय तो मरेगी भी, गाय मरेगी भी, बीमार भी होगी, उसका क्या होगा? उसके प्रति वो बराबर ये एक सवाल गांधी हिंद स्वराज में उठाते हैं। और दूसरा सवाल गांधी उठाते हैं कि अगर हमें इंसान मारना पड़े गाय बचाने के लिए तो मुझे वैसी गाय नहीं चाहिए, ये हिंद स्वराज में लिखा है। जी हाँ, तो फिलहाल अगला मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो गरीबों को लेकर भी है। आज ऐसे भारत में भी हम रह रहे हैं जहाँ की बात हो रही है ज़रूर 21वीं सदी में दाखिल होने की और भारत को एक सुपर पावर बनाने की, लेकिन साफ तौर पर 2/3 जो जनता है भारत की वो कितना गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही है। कुलदीप नैयर जी, ये बताइए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबों में भगवान बसता है, जिस तरह से गरीबी को उन्होंने एक सम्मान के तौर पर रखने की कोशिश की, आज के भारत में तमाम तरह की सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स के बावजूद हम किस तरह की दिशा देख पा रहे हैं? आज यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इसी है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो कि सब गरीबों को लेके उठा बात करें? कोई बात ना तो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं ना वो करती हैं। देखिए, लेकिन मैं एक तो जो बात कहना चाहता हूँ ये कि गांधी जी के एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये गांधी जी जब बहुत दंगे फसाद कलकत्ता में हुई है तो गांधी जी वहाँ पर गए और गांधी जी ने कहा कि सब हथियार अपने फेंक दो। 24 घंटों में सब ने हथियार फेंक दिए। एक पंजाबी था जो यहाँ शरणार्थी था, उसने कहा ये बापू लो ये चाकू, लेकिन मेरे 12 साल के बच्चे को मुसलमानों ने मार दिया। तो गांधी जी ने कहा देखो यहाँ कितने लड़के यतीम हैं, इनमें से ये जो मुसलमान हैं इनमें से एक 12 साल का लड़का ढूंढो और उसको ऐसे पालना जैसे अहले इस्लाम पालते हैं। तो ये जो बातें हैं ये जो आज ग्रहण नहीं हो रही, आज ग्रहण क्या हो रही हैं? एक दूसरे को दूर दिया जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की बात करते हैं ताकि एक वोट बैंक बने। ज्यादा तो ये बात है इस पॉलिटिकल पार्टियों को और लीडरों को समझाने की कि ये देश को मत बिखारिए। ये देश एक जो जुड़ा देश है जिसमें प्लूरलिज्म और सब इकट्ठे रहते हैं, और अगर आपने इसको बिखारा तो हिंदुस्तान का आइडिया क्या रहेगा? इसलिए जब लड़े थे आज़ादी के लिए, हम इसलिए लड़े थे, हमें पता था पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन ये कि यहाँ पे ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें हिंदू मुसलमान पे कोई, सिख में कोई फर्क नहीं होगा, हमारा आइन होगा। आज आइन है और आइन कहता है सब लोग बराबर हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां इसको और लीडर इसको खराब कर रही हैं और उसमें कुछ मीडिया भी है। और मैं सबको दोष देता हूँ, सबसे बड़ा मीडिया को देता हूँ जो कि इस देश को जो एक नफरत फैला रहे हैं उसको किसी ना किसी तरह कुछ लड़ना चाहिए। आदित्य मुखर्जी जी, बात हो रही थी प्लूरैलिटी की, इंक्लूसिवनेस की, रैशनैलिटी की बात हो रही है और बात सबसे महत्वपूर्ण जो बच गई है वो असहमति का जो महत्व है, जिसकी तरफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इशारा किया था कि किस तरह से कांग्रेस में रहते होने के बावजूद भी अपनी बातों को मनवाने के लिए उपवास किया करते थे महात्मा गांधी। आज आपको लगता है कि ये स्पेस जितना श्रिंक हो रहा है, कहीं ना कहीं दादरी की घटना भी कहीं ना कहीं असहमति को ही एक तरह से रिजेक्शन है उसका, आपको लगता बिल्कुल है? बिल्कुल। और इसमें हम गांधी जी से 2 चीज़ें सीख सकते हैं। एक तो कि गांधी जी सब समय जो सेंट्रल इशू है उस पर आ जाते थे, और सेंट्रल इशू उनके लिए था यूनिटी ऑफ द कंट्री। राष्ट्रपिता इसीलिए माने जाते हैं कि वो राष्ट्र को बचाना चाहते थे, और उसमें उनका कहना था द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसीलिए जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, मैंने दोबारा कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ये इस इंडिपेंडेंस का मैंने क्या करना है, इफ द सोल ऑफ इंडिया इज डेड दैट इज वाई ही वेंट देयर, है ना। तो एक तो
आज के ज़माने में ये देश ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको नहीं समझेंगे। और ये मत समझिए कि भारतवर्ष की एंशिएंट ट्रेडिशन थी तो चलता ही रहेगा। यूगोस्लाविया जैसे देश खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देंगे तो ये खतरे से खाली नहीं है। एक बार देश बढ़ चुका है, फिर से बढ़ सकता है। ये एक तो गांधी जी से सीखना। दूसरी बात, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उनके एक टेक्निक था कि किस तरह आप कहते हैं कैसे करें। उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक था कि बिलीव इन योर ओपोनेंट, जिससे दुश्मनी है उससे बात करो। 1947 में जो वो किस्सा बताया, जब वो गए कलकत्ते, किसके इन्विटेशन गए थे? सुहरावर्दी के इन्विटेशन में गए थे। सुहरावर्दी मुस्लिम लीग के लीडर थे। और उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे के समान हो और तुम बुलाते तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। और वो पर एक ही कंडीशन है कि हम दोनों इकट्ठे चलेंगे सड़क में और हम कोई हल्ला नहीं होने देंगे। और एक बुलेट नहीं फायर हुआ जी। था। चलिए आखिरी में तो लेट अस टॉक टू आवर ओपोनेंट्स आल्सो। बिल्कुल, जी हाँ, विपक्ष से बात करनी चाहिए। संदीप जी, लास्ट वर्ड। असहमति की जो बात है, और चूंकि दादरी की शब्द जो है बार बार आ रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, पोर्क फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, क्या ये असहमति जताने का सही तरीका है? क्या असहमति होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन वो एक इन्फॉर्म्ड डिसेंट होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा, जब तक ये हम समझेंगे नहीं, तब तक ये डिबेट चलता रहेगा। लास्ट वर्ड। जी बिल्कुल, जो प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने कहा, कुछ बहुत ही क्रक्स सेंट्रल इश्यूज हैं हमें अपने देश को बचाने के लिए। और सबसे बड़ा ये है कि हमारा राष्ट्रवाद मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र तब मजबूत होगा जब अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, टकराव भी होगा, वो भी चलता रहेगा, लेकिन जब तक कि एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस और एक दूसरे के साथ ये डायलॉग नहीं बनेगा, जो गांधी इसी पर गांधी जोर देते थे। और यही आज हमारे देश की, मुझे लगता है, सबसे बड़ी जरूरत है और इसी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जो एक इंटॉलरेंस का एक जो माहौल आ रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। और अगर गांधी के जन्मशती पर एक विचार हम गांधी से ले जा सकते हैं तो वो ये है कि हमें उस हार्मनी को, उस डायलॉग को, उस संवाद को वापस लाना है। वही सबसे जरूरी है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आदर्शवाद की बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं। अगर गांधी की प्रासंगिकता को देखना है तो एक पॉपुलर गांधी, देखिए 3-4 तरह के गांधी हैं। एक हिस्टोरिकल गांधी हैं, एक फिलोसॉफिकल गांधी हैं, एक सरकारी गांधी हैं और एक बिल्कुल पॉपुलर गांधी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें वाकई गांधी को जिंदा करना है तो पॉपुलर गांधी को जिंदा करना होगा, जिसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक मुन्ना भाई की फिल्म है और दूसरा इस देश में चलने वाले असंख्य जन आंदोलन है जिन्होंने की अहिंसा और अपने गांधीवाद को नए सिरे से परिभाषित किया है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब आपका, आदित्य मुखर्जी जी, प्रोफेसर सलील मिश्रा, कुलदीप नैयर जी और साथ ही प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। तो साफ तौर पर बात ये हो रही है कि अगर गांधी को वापस लेकर आना है प्रतीकों से, हालांकि हालत कह रहे हैं कि प्रतीकों का भी अपना महत्व है, लेकिन सिर्फ प्रतीकों से बाहर लेकर आना है तो शायद जो हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकों की जो आपस का जो टकराव है उनको भुलाते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी शायद जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको हम सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। नमस्कार।